अस्सलामुअलैकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें। आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए क्योंकि आज नाना जी की कहानी बहुत डरावनी है। कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। सिलसिला शुरू करते हैं नाना जी की कहानियों का। जुल्फकार कहते हैं, सख्त सर्दी की रातें थी। आज बहुत ठंड थी। नाना जी आए हुए थे। हमने नाना जी से कहा कि हमें कोई बहुत डरावनी कहानी सुनाए। नाना जी ने बताया, शाह साहब के पास कुछ दिन पहले रामरयान गांव के करीब एक और गांव था जिसका नाम था उदिया, चक उदिया। तख्त हजारा के करीब रामरयान और रामरयान के करीब ये था चक उदिया। कदीम पुराना गांव और कदीम पुराने ही रस्मों रिवाज। वहां पर लोगों की जिंदगी आज भी वही है जो पुराने दौर में मिट्टी के घरों में रहने वाले लोगों की होती थी। वो लोग आए शाह साहब के पास बहुत डरे हुए, बहुत परेशान हाल। उनका ये कहना था कि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम लोगों की जो गांव की हवेली है, हवेली अच्छी खासी बड़ी है। हम लोगों की हवेली का एक पिछला सेहन है। उस सेहन का एक अलग दरवाजा भी है जो हमारे अपने घर से ही है। उसकी सिर्फ 4 दीवारी है और वहां पर कुछ पुराने दरख्त लगे हुए हैं। वहां पर ना तो कोई कमरा है ना ही कोई जगह है। मिट्टी की ही 4 दीवारी करके हम लोगों ने वो जगह अपनी सब्जियां लगाने के लिए बनाई थी। यहां तक कि मेरी बहू और बेटी ने कई बार कोशिश भी की वहां पर सब्जियां लगाने की, लेकिन वहां पर कोई भी सब्जी लगती नहीं थी। बस जो पुराने दरख्त लगे हैं सिर्फ वही है वहां पर। फिर भी ये लोग अक्सर कोशिश करती थी उस जगह की भी साफ सफाई रखने की, क्योंकि हवेली का हिस्सा था वो। वहां पर एक साइड पर सूखी लकड़ियां रखनी इन लोगों ने शुरू कर दी। कुछ अरसे से जब ये लोग खाना बनाने के लिए वहां से लकड़ियां लेने जाती हैं तो वहां पर इनको कुछ अजीबो गरीब नजर आता है। वो अजीबो गरीब ये है कि वहां पर सूखी हड्डियां पड़ी होती हैं। बिल्कुल सामने दरख्तों के पास सूखी हड्डियां होती हैं, खासी बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, जैसे किसी गाय की, बकरे की, इस तरह की। 1-2 हड्डियां इन लोगों ने देखी तो लोगों को ये लगा कि शायद बाहर से किसी ने ना फेंक दी हो, क्योंकि कोई भी परिंदा इतनी बड़ी हड्डी नहीं उठा सकता। शायद कोई बिल्ली ना लाई हो, लेकिन अगर कोई जानवर ऐसे हड्डी उठाकर लाए, वो खाता तो है। इन लोगों ने वो हड्डियां उठाकर बाहर फेंक दी। अगले दिन फिर जब सेहन से लकड़ी वगैरह लेने गई, पुराने सेहन से, पिछले सेहन से, वहां पर उससे भी ज्यादा हड्डियां पड़ी थी। ये लोग बड़ी परेशान होगी कि यहाँ पर हड्डियां क्यों होती हैं। इन लोगों ने ये सोचा कि लाइट जला देते हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ पर बिल्लियां जमा हो जाए, अंधेरा है, लकड़ियां रखी होती हैं। सर्दी से बचने के लिए अक्सर बिल्लियां जैसे जगह बना लेती हैं, कोई गर्म कोई नरम जगह हो तो वहां पर रहना शुरू कर देती हैं। इन लोगों ने वहां पर एक पुरानी लालटेन जलाकर लटकानी शुरू कर दी। एक रात की बात है, बड़ी सख्त ठंडी हवा चल रही थी, मौसम कुछ खराब था। मेरी बेटी ने कहा कि पिछले सेहन में लालटेन लगाई हुई है, वो उतार के ले आते हैं भाभी। ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे लालटेन गिरे, सूखे दरख्त और लकड़ी पड़ी है, उनको आग ना लग जाए। इन दोनों ने कहा कि ठीक है। ये दोनों उठी, पिछले सेहन की तरफ जा रही थी। जैसे ये पिछले सेहन की तरफ गई हैं, अभी लोगों ने सिर्फ दरवाजा खोला ही था, इनको ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई हड्डियों को चुबा रहा है, हड्डियों को खा रहा है। हड्डियों के चुबाने की, खाने की आवाजें गूंज रही थी। इन लोगों ने जब वो आवाजें सुनी, इन लोगों ने बड़े आराम से दरवाजा खोला कि बिल्ली होगी, देख लेंगे, उसको भगा देंगे। ये कहती है कि जब हम लोगों ने दरवाजा खोला तो जो मंजर हमारी आंखों ने देखा, वो मंजर इतना हैबतनाक था, इन लोगों की चीखें इनके हलक में अटक गई। ये लोग क्या देखती हैं? एक औरत नुमा वजूद है जिसके हाथों पर, बाजुओं पर, चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल है। इतना काला चेहरा है कि सिर्फ आंखें चमक रही हैं।
वो एक दरख्त के पास बैठी हड्डियां चुबा चुबा कर खा रही है। इतनी भयानक है, इतनी भयानक है कि पहले तो समझ में नहीं था आ रहा कि ये है क्या भला, ये क्या चीज़ है, इतना बड़ा जानवर, इतनी बड़ी तो बिल्ली नहीं होती, ये क्या है। जब इन लोगों ने गौर किया, हाथ पांव उसके हिले, सर हिला, तो पता चला वो एक औरत का वजूद थी सफेद लिबास में। ये लोग तो बहुत डर गए, यहाँ तक कि मेरी बहू की चीख भी निकली और ये लोग भागी शोर बजाती हुई। पिछले शहर में कोई औरत बैठी है। इन लोगों ने जब ये वर्ड्स बोले, ये लफ्ज बोले कि पिछले शहर में कोई औरत बैठी है, हम लोग भी डर गए। हम लोग उठे, भागे, जाकर देखा कहीं कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं दरख्त के पास गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे कानों के पास बहुत भारी कोई आवाज आई है और मेरे कानों के पर्दे जैसे बंद हो गए हैं। मेरे कान बड़े भारी हो गए। मैं डर गया कि मेरे कानों को क्या हो गया। उसके बाद मैं फौरन से पीछे हटा। मैंने देखा पीछे कोई भी नहीं था। मैंने इन लोगों को बताया कि मुझे यहाँ से बड़ी अजीब सी आवाज़ आई और ऐसे लगा मेरे कानों के जैसे पर्दे जो हैं ये बंद हो गए हैं, चलो यहाँ से फौरन बाहर। हम लोगों ने लालटेन उठाई, हम लोग बाहर आ गए। अब वो तो मामूल ही बन गया। जो भी वहां से लकड़ी उठाने जाए उसे वहां पर हड्डियां नजर आए, काले रंग की परछाई नजर आए। कभी ऐसा लगे कि जैसे वो लकड़ियों को भी छेड़छाड़ करती है। रात भर लकड़ियों को छेड़ने की, हड्डियों को चबाने की आवाज से आती थी। हम लोग बहुत ज्यादा डरने लगे कि ये माजरा क्या है। हम लोगों को पता नहीं था। मैंने वहां पर जाकर सूरत यासीन बैठकर पढ़नी शुरू कर दी। मेरे दिल में यह था कि कोई गुजरती मखलूक होगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। अभी मैं वहां पर बैठकर सूरत यासीन पढ़ ही रहा था, मेरे कानों में बड़ी सख्त और बड़ी ऊंची आवाज आई, यहां से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। जब मैंने ये लफ्ज सुने मेरी जैसे जिस्म कांपने लग गया। तभी सामने दीवार में एक सुराख सा था। वो बच्चे शरारत कर करके मिट्टी को तोड़ देते थे अक्सर। बड़ी दफा हमने वो जगह ठीक भी की, बच्चे तोड़ देते थे। वहां से मैंने एक काला चेहरा देखा जो चमक रहा था, जिसकी आंखें चमक रही थी। मैं डर गया। मैं फौरन सूरत यासीन आधी पड़ी थी बंद की, हटकर बाहर आ गया। मुझे उसके बाद वो सब बुखार चढ़ गया। मैं बहुत डरने लग गया। ख्वाब में भी वो मखलूक मुझे बार बार नजर आई और कहने लगी कि अब अगर तुमने इस हिस्से में आकर कुरान पाक पढ़ा तो तुम्हारे पूरे घर को मैं खत्म कर दूंगी। हम लोग बहुत ज्यादा डरने लगे कि ये माशरा क्या है। 2-3 दिन तो वही आवाजें गूंजती रही। हम लोग उस हिस्से में गए नहीं, हमने लकड़ियां भी उठा ली वहां से। चौथी रात जब हुई, मेरे पढ़ाई करने के बाद चौथी रात थी, वहां से किसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। जैसी आधी रात होनी, उस तरफ से लकड़ी के दरवाजे को किसी ने खटखटाना शुरू कर देना। हमें तो पता था ये क्या मखलूक है। वो बार बार दरवाजे खटखटाती थी। वो इतनी भयानक थी, इतनी भयानक थी कि वो बच्चियां जब बताती है और जो चेहरा मैंने देखा था, हम तो सोच भी नहीं सकते थे उस तरफ जाए। रात भर दरवाजा खटखटाती है, आवाजें देती है, पुकारती है। मेरी बहू का नाम सफिया है, उसको आवाजें देती है, सफिया दरवाजा खोले, मुझे भूख लगी है। जब उसने सफिया का नाम लिया, उसने तो रोना शुरू कर दिया कि मेरा नाम क्यों दे रही है, और डरने लग गई बहुत ज्यादा। इतना खौफजदा हुई कि जैसे ज़हनी कैफियत उसकी अजीब सी होने लगी, रोने लग जाती थी। कहती थी मैंने अपने अम्मी के घर जाना है, मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मुझे कुछ दिन के लिए भेज दें। मेरी बहन की बेटी थी, मैंने भेज दिया उसको। अब जो मेरी बेटी थी, मेरी बेटी का नाम कौसर है। 2 दिन के बाद उसने मेरी बेटी का नाम लेना शुरू कर दिया। अब मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई। उसको बार बार बुलाती है, आधी रात को आवाजें देकर कहती है कौसर दरवाजा खोल दो, भूख लगी है। इतनी उसकी भयानक आवाज है। कभी उसकी आवाज बहुत भारी हो जाती है, कभी उसकी आवाज बहुत पतली हो जाती है, कभी उसकी आवाज बूढ़ी औरत जैसी हो जाती है, कभी उसकी आवाज एक नौजवान लड़की जैसी हो जाती है। हम लोगों ने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। हम लोगों के घर में मामलात कुछ अजीब होने लग गए। सुबह सुबह सहन में अजीबोगरीब पत्थर गिरे होते हैं। उसके बाद जैसे कचरा कोई जैसे लाला कर फेंकते हैं सहन में, सफाई भी करते हैं, इसके बावजूद सुबह जागते हैं तो सहन में कचरा एक साइड पर पड़ा होता है। उसके बाद हम लोगों ने बड़ी कोशिश की हमें किसी बुजुर्ग का पता चले। हम लोगों के पास जो राम रियान गांव है, वहां पर एक बुजुर्ग थे,
उनसे जाकर बात की, उनको बताया कि कोई चीज़ तंग कर रही है, कोई बला कुछ चीज़ है जो बहुत ज़्यादा सता रही है, तो बेटी जवान है, कुंवारी है, आप हमारी मदद करें। मेरी बहू के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग तो बहुत डर रहे हैं, वो अपने मेके चली गई, आप आए। मुझे बुजुर्ग आए हमारे घर में, उन्होंने पाँव रखा, उन्होंने कहा कि ये बड़ी सख्त मखलूक है, ये चुड़ैल है, और ये इतनी सख्त है कि ये नुकसान करने वाली है। ये कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिसको कैद कर लिया जाए या मैं फौरन यहाँ पर पढ़ाई करूंगा तो ये निकल जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर पढ़ाई की तो ये और सख्त हो जाएगी। अभी तो ये सेन के उस हिस्से में ये इधर भी आ सकती है। वो जगह वीरान थी, वीरान जगह पर ये अपना बसेरा कर लेती है। दरख्त पुराने हैं, बंजर दरख्त हैं, अक्सर ऐसे दरख्तों के ऊपर भी ये मखलूकात अपना बसेरा कर लेती हैं। इसीलिए वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रही। जो आप हड्डियाँ देखते हैं, ये जानवरों की हड्डियाँ, जिन जानवरों को ये मखलूकात खाती हैं, ये दूर से वीरानों से रात के जो जानवर भाग दौड़ रहे होते हैं उनको उठाकर ये खा जाती है। वही हड्डियाँ जो ये छुपा छुपा कर पुराने कुएं में रखती हैं, ऐसी जगहों पर रखती हैं जहाँ पर इंसान नहीं जाते, जहाँ पर अंधेरे रहते हैं, जहाँ पर बिल्कुल अंधेरे होते हैं, जहाँ पर घने जंगल होते हैं, घने गार होते हैं। ये ऐसी जगह जहाँ पर कोई इंसान नहीं जाता, ऐसी जगहों पर ये उन हड्डियों को रखती हैं। वहां से ये लाकर फिर जहाँ पर इन्होंने बसेरा करना होता है वहां पर ये जोड़ना शुरू कर देती है। आपके इस घर में ये अपना बसेरा कर चुकी है। मैं इसको यहाँ से निकाल नहीं सकता। आपको इतना खबरदार जरूर करूंगा कि आपने कोई भी पढ़ाई खुद से नहीं करनी, ना ही आपने कोई हिसारबंदी करनी है और ना ही इसकी आवाज का जवाब देना है। जो भी इसकी आवाज का जवाब देगा वो उसको कुछ अरसे के बाद जानी नुकसान पहुंचा देगी। मैं इसको नहीं कंट्रोल कर सकता। इसके लिए आपको किसी ऐसे साहिब इल्म के पास जाना पड़ेगा जो आमिल हो, जिन्होंने पहले ऐसी मखलूकात को अपने अमल के जरिए, अपने चिले के जरिए कैद किया हो। वो कर सकते हैं। मैं दम कर सकता हूँ या बता सकता हूँ कि मसला क्या है। वो चले गए वहां से। मैंने उनसे कहा, हम लोग तो बड़े परेशान कि अब हम लोग क्या करें। गांव के भी कुछ लोगों से बात की, उन लोगों ने भी कहा कि अक्सर अगर रात के वक्त आपके घर के उस हिस्से के पास से गुजरे, जो हवेली का पिछला हिस्सा है जहां पर पुराना सहन है, वहां से अक्सर रात को रोने की आवाजें आती है। बल्कि हम लोग परेशान थे कि यहाँ पर ये ठंड के मौसम में ये लोग इस हिस्से में क्या करते हैं। हमें लगा कि शायद आग जलाते होंगे, हुक्का वगैरह बनाने के लिए इस साइड पर आते होंगे। इसके बाद हमें कुछ मोहल्ले के बच्चों ने बताया कि रात के वक्त एक औरत दीवार पर बैठी होती है, कुछ खा रही होती है। हमने उसको 2-3 बार देखा है, वो गायब हो जाती है। बहुत डरावनी है। बल्कि कुछ बच्चे बीमार भी हुए। पूरे गांव में ये बात फैल गई कि हमारे घर में ये मसला है। हमारे ही गांव में दूसरे गांव से एक शख्स आया हुआ था। वो कहीं पहले किसी मसले में आपके पास आए थे। उन्होंने हमारी रहनुमाई की, आपके बारे में बताया, तो हम आपके पास आए हैं, हमारी मदद करें। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हाल हैं। शाह साहब ने उनकी पूरी बात सुनी। शाह साहब ने कहा कि पहले मैं पढ़ाई करूंगा, मामला बहुत संगीन है, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत सख्त मखलूक है और इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है। ये किसी भी तावीज के जरिए नहीं निकलेगी। इसके लिए बाकायदा अमल करना पड़ेगा। शाह साहब ने कुछ टाइम लिया, उनसे उनको बिठाया। शाह साहब ने बाकायदा पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद शाह साहब ने उन लोगों से कहा कि ये एक पिछल पैरी है और ये वो पिछल पैरी है जो जानी नुकसान पहुंचाती है। अगर ये किसी घर में बसेरा कर ले, इस घर के लोग आहिस्ता आहिस्ता उनकी हालतें ऐसी हो जाती हैं, वो ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं कि डॉक्टरों से भी ठीक नहीं होते। और बाज़ औक़ात कुछ नहीं भी होता तो कुछ ऐसा काम बन जाता है कि वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। ये बहुत दूर दराज इलाके से ये भटकती हुई मखलूक कहीं आई है और यहाँ पर ये रुक गई है। अभी तो ये बहुत से रूप लेकर भी सामने आ सकती है। अभी तो ये हो सकता है आपकी बेटी के रूप में आपको नजर आए, आपकी बहू के रूप में आपको नजर आए और आपकी आंख पहचान भी नहीं सकेगी कि ये कौन है और कौन नहीं। अगर मैंने आपको तावीज दिया, अगर आप लोगों ने वहां पर कोई तावीज लगाया तो फिर भी ये ज्यादा सख्त हो जाएगी और आपको नुकसान देगी। इन बुजुर्ग ने ठीक कहा था कि कोई हिसारबंदी ना करना। शुक्र करो कि वहां से फौरन उठ गए थे जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे थे, वरना वो उस वक्त भी आपको नुकसान दे सकती थी।
मैं वहां पर आऊंगा आपके साथ, 3 रातों का चिल्ला होगा, 3 रातों की मुझे पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद ही इस मखलूक को वहां से दूर किया जा सकता है। उन लोगों ने कहा कि हमारी मदद करें। अब तो ये जैसे गांव के लोगों को भी नजर आई है, लोग भी डरने लग गए हैं, सर्दी का मौसम है, लोगों की अक्सर हम लोगों की हवेली वाले हिस्से की तरफ से पीछे रास्ता है, आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब से इसकी आवाजें आना शुरू हुई है, लोग इतना डरने लग गए हैं कि रात के वक्त वहां से कोई गुजरता भी नहीं है। और हमें कहते हैं कि आप लोग इस घर में रहते कैसे हैं। हम लोगों को पता है कि कैसे हम लोगों की रातें गुजरती हैं, कैसे वो आवाजें देती है, कैसे वो दरवाजे खटखटाती है, आधी आधी रात तक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, पायलों की आवाज आती है कि जैसे छन छन हो रही है। लेकिन हमारे वाले हिस्से में अभी वो नजर नहीं आई। शाह साहब ने कहा कि आप वाले हिस्से में इसीलिए नजर नहीं आ रही क्योंकि वहां पर आप लोग पढ़ाई करते हैं, पाक साफ है वो जगह, कुरान पाक पढ़ते हैं, अल्लाह पाक का जिक्र होता है, कुरान पाक है घर में, इस बरकत से वो उस तरफ आ ही नहीं सकती। इसीलिए तो उसने हिस्से पर अपना बसेरा किया है। अगर ये हिस्सा आपके घर का खाली ना होता तो ये मखलूक कभी भी यहाँ पर बसेरा ना करती। ये ऐसी जगह पर ही रुकती है जहां पर कोई आता जाता ना हो, जो जगह खाली हो, जो जगह वीरान हो और वहां पर बंजर दरख्त लगे हों। इसीलिए आप लोगों के उस हिस्से में कोई फसल बनती नहीं थी क्योंकि वो जगह आज सेब ज़दा है। वहां पर वैसे भी थोड़ा बहुत असरात है, जिन्नात का गुजर बसर है। तो जब शाह साहब ने कहा कि जिन्नात का गुजर बसर है तो वो शख्स कहने लगा कि आपकी बात ठीक है। अभी जब हम लोग उस हिस्से में दरवाज़ा लगाने लगे थे तो मैंने 1-2 दफ़ा एक बूढ़े आदमी को देखा था, जैसे वो दीवार के आर पार हो गया था मेरे सामने। मगरिब के बाद की बात है, तो मैं समझ गया था कि यहाँ से कुछ मामलात हैं या इन दरख्तों के साथ या ये हिस्सा किसी की गुजरगाह है। फिर मैंने हवेली के उस हिस्से में जहाँ पर वो पुराना सेन था मैंने दरवाज़ा लगा दिया। शाह साहब ने कहा कि ठीक किया आपने जो दरवाज़ा लगा दिया। ये भी एक हद बंदी होती है क्योंकि इसके आगे लोहे की जब कुंडी लगा दी जाती है तो लोहे से ये मखलूक डरती है, इसीलिए बासानी ये उन दरवाज़ों के आर पार नहीं होती जिनके आगे लोहे की कुंडियाँ लगी होती हैं, इनको खटखटाती हैं कि कोई खोले। फिर शाह साहब ने कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगा, जाकर हिसार करूंगा, वहां पर पढ़ाई करूंगा, 3 दिन की पढ़ाई होगी और ये पढ़ाई मुझे खुद ही करनी होगी। नाना जी बताते हैं फिर शाह साहब और हम लोग भी इनके साथ थे। हम लोग सब रवाना हुए चकुदिया की तरफ। खासा पुराना कदीम गांव था, जो सुना था उससे भी ज्यादा पुराना घर था। नाना जी कहते हैं मैंने वहां पर ऐसे ऐसे मकान देखे जो सिर्फ बने ही मिट्टी के हुए थे, उनकी खिड़कियां सिर्फ आगे लकड़ी के छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए थे, पूरे पूरे कच्चे घर, कच्ची गलियां, कच्ची सड़कें, बहुत ज्यादा जैसे ऐसे लगता था किसी पुराने दौर में आ गए। उस घर में पहुंचे, उस हवेली में पहुंचे, वो भी सारी मिट्टी की बनी हुई थी, मिट्टी की कच्ची दीवारें, लकड़ी के छोटे छोटे दरवाजे। जब अंदर दाखिल हुए तो शाह साहब ने पहले पढ़ाई करके हिसार बंदी उनकी हवेली के उस हिस्से में की जहां पर वो लोग आबाद थे, जहां पर वो लोग रहते थे। शाह साहब ने कहा कि सेहन के करीब वाला जो कमरा है उस कमरे को साफ सुथरा करवा के वहां पर हम लोग रहेंगे ताकि ये पढ़ाई 3 दिन तक पूरी हो सके। लोगों ने कहा कि ठीक है। नाना जी कहते हैं वो कमरा खासा बड़ा था, उसमें 4 से 5 चारपाइयों की जगह थी। उन लोगों ने वो कमरा खाली करवाया क्योंकि शाह साहब ने वहां पर 3 रातों का वो चिल्ला लाजमी करना था और वो जरूरी था करना, वरना वो मखलूक इनको जानी नुकसान दे देती। हम लोगों को शाह साहब ने मना किया था कि उस हिस्से में कोई नहीं आएगा, लेकिन नाना जी कहते हैं कि मुझे शाह साहब ने एक पढ़ाई बताई थी जो मैं दरवाजे के इस तरफ बैठकर वो पढ़ाई पढ़ता था। रात 12 बजे शाह साहब ने अपनी पढ़ाई शुरू की। पहले दिन जब शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की उस हिस्से की तरफ से बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। उस घर के जो रहने वाले लोग थे उनको सख्ती से मना किया था कि आपने बाहर नहीं आना, चाहे कुछ भी हो जाए। शाह साहब पढ़ाई करते रहे। वो मखलूक वहां पर हाजिर भी हुई, उनके करीब उनके पास बैठकर वो हड्डियां चुबाती थी क्योंकि अभी उस पर उस चीज का वैसे असर नहीं हो रहा था। शाह साहब ने एक तरफ आग भी जलवाई क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि ये मखलूक आग से डरती है और उस बंदे के करीब नहीं आ सकती। शाह साहब ने पहले दिन 3 बजे तक पढ़ाई की। बताया कि बड़ी सख्त मखलूक है, यहाँ तक कि कहते कि मेरे अपने सर में दर्द शुरू हो गया था।
उसकी खौफनाक आवाज़ें सुन सुनकर। दूसरे दिन फिर उन लोगों को बताया कि आप लोगों ने बाहर नहीं आना, चाहे कोई भी आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे। जब दूसरी रात हुई, फिर शाह साहब ने पढ़ाई की तो एकदम से उनकी हवेली के घर के दूसरे दरवाजे की तरफ, जहाँ से वो आते जाते थे, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी रात के 2:30 बजे। और ऐसे लग रहा था उनकी बहू शोर मचा रही है कि दरवाज़ा खोलो, मैं वापस आई हूँ, मैं बच्चों को लेके वापस आ गई हूँ दरवाज़ा खोलने। उन लोगों को पता था कि इतनी रात को उनकी बहू ने इस तरह से दूसरे गांव से नहीं आना। खासा वो शोर मचाती रही कि किसी ना किसी तरह से ये लोग दरवाज़ा खोलते और मैं हमलावर हो सकूं। जिस तरह शाह साहब थे उस तरफ भी उसी रूप में वो बैठी थी दीवार पर, खौफनाक आवाज़ों में आज रो रही थी। शाह साहब ने फिर अपनी पढ़ाई पूरी की। तीसरी रात जब थी, शाह साहब ने खासी ज़्यादा वहाँ पर आग जलवाई और कहा कि तकरीबन 5 किलो गोश्त आप लोगों ने लाकर इस हवेली के जो दूसरी तरफ सड़क है उसके किसी वीरान हिस्से पे रख देना और रख के वापस जब पलटना है तो घर आते तक आयतल कुर्सी पढ़ते रहना और पीछे पलट कर नहीं देखना। रखना भी 12 बजे रात। ऐसे ही लोगों ने किया। गोश्त रख कर आए, शाह साहब ने पढ़ाई की। आज उसने बहुत शोर मचाया। ऐसी आवाज़ें आ रही थी जिस तरह बिल्ली रोती है, और कभी ऐसी आवाज़ आती थी जिस तरह से कोई औरत रोती है, खौफनाक आवाज़ों में। वही रूप, वही भयानक चेहरा, चमकती आंखें बहुत ज्यादा लंबी हो गई। इतनी लंबी हो गई कि वो एक कोने में बैठी थी और उसकी जो टांगे थी वो सहन के दूसरे हिस्से तक जा रही थी। उसके बाद चीखें मारने लग गई, चीखों पुकार सुनाई दी और वो बस यही कह रही थी कि इस पढ़ाई को छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे यहाँ पर कैद मत करना, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शाह साहब ने उस मखलूक से कहा कि जाने से पहले अपनी एक निशानी देकर जाओ। उसने जाने से पहले उन्हीं के सहन का एक दरख्त था कोने वाला, जिसके पास वो बैठती थी और हड्डियां खाती थी। उसको जड़ से उखाड़ कर वो फेंक गई थी टेढ़ा करके, दीवार फैलाकर भाग गई चीखें मारती। जैसे वो निकली वो सीधी उसी तरफ गई जिस तरफ वो कच्चा गोश्त था। वहां तक भी भागने की आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे कोई घोड़ा भाग रहा है। शाह साहब ने उसी टाइम उठकर हिसार बंदी की और 3 रातों के जो वो अमल के उनके चिले के जो तावीज़ात थे वो उस आग में जलाए। और आकर जैसे मुझे भी कहा कि पढ़ाई पूरी हो गई है, कुछ नफल पढ़ने थे वो पढ़े, नवाफिल अदा किए, फजर की नमाज पढ़ी और हम लोग सो गए। सुबह शाह साहब ने लोगों से कहा कि इस मखलूक को मैंने आपके घर से निकाल दिया। अगर उसको आए हुए यहाँ पर तकरीबन 37 दिन हो चुके थे, अगर 40 दिन पूरे हो जाते तो शायद इस अमल से भी वो ना निकलती और आप लोग को निकलना पड़ता। इस तरह से शाह साहब ने फिर उनकी मदद की। शाह साहब ने बताया कि ऐसे ही एक मखलूक ने एक बहुत पुराना गांव था, वहां पर भी किसी के घर में बसेरा कर लिया था। उस घर के तकरीबन 10 से 15 अफराद थे उस घर में जो लोग रहते थे। उन सबको उस मखलूक ने जानी नुकसान दिया था, वो वहां से निकलती नहीं थी। एक को जाने नुकसान देने के बाद वो दूसरे की तरफ चली जाती थी, दूसरे को देने के बाद तीसरे, यहाँ तक कि पूरा घर वीरान हो गया था। और उस घर से रात रात भर रोने की और चीखने की आवाजें सुनाई देती थी। कोई उस भरे घर के अंदर पांव रखने की जुर्रत नहीं कर सकता था क्योंकि वहां पर उसका बसेरा था। शाह साहब ने कहा अब आपने कुरान ख्वानी करवानी है यहाँ पर, और जिस तरह से अल्लाह पाक ने आपकी मदद की है, गरीब लोगों में खाना तकसीम करें और अपने घर में कुरान पाक की तिलावत लगाएं। आपने 7 दिन सूरह बकरा की तिलावत लगानी है, अपने घर में पढ़नी है, बल्कि इंशाल्लाह ताला ये दोबारा नहीं आ सकेगी। उस हिस्से को इस तरह से वीरान नहीं छोड़ना कि वहां पर आए जाए ही ना, उस हिस्से की सफाई किया करें, उस हिस्से का दरवाज़ा खुला करें, वहां पर कुछ रोशनी का एहतमाम करें। अगर वो हिस्सा ऐसे ही अंधेरे में डूबा रहा तो फिर ऐसी एक मखलूक गई है, कोई और भी गुजर बसर कर सकती है। वहां पर बस आप लोगों ने बैठकर, जैसे कोई अकेला बंदा बैठकर वहां पर कुरान पाक वगैरह ना पढ़े, क्योंकि इस मखलूक के साथ साथ ये और जिन्नात की भी गुजरगाह है, तो वो बाजू का तंग होते हैं। चारपाई अपने दरख्तों वाली साइड पर नहीं बिछानी, दरवाजे के करीब करीब चारपाई बिछाएं, क्योंकि वहां पर जो दरख्त हैं दरख्तों के पास से जिन्नात का गुजर बसर है। 7 दिन आप लोगों ने सूरह बकरा लगानी है और ये हिफाजत का तावीज़ है जो
सेहन की तरफ भी लगेगा और आपके घर में भी। उसके बाद आपने मुझे आकर बताना है। फिर उन लोगों ने शाह साहब की बड़ी जैसे इज्जत की। उसी दिन कुरान ख्वानी भी हुई और बहुत से गांव के लोगों में खाना तकसीम किया गया। फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। तकरीबन 10-15 दिन के बाद वो लोग वापस आए तो उन्होंने आकर बताया कि दोबारा से हमें ना कोई हड्डी नजर आई, ना सहन में कोई कचरा नजर आया, ना ही वो मखलूक नजर आई। आपकी हिदायत के बाद हम लोग इधर कभी कभार जाकर बैठते भी हैं, लेकिन जो ही शाम का टाइम होता है हमें खौफ आता है। ऐसे लगता है जैसे कदमों की आहट महसूस होती है, इसलिए हम लोग शाम के बाद उस तरफ नहीं जाते। लेकिन आपकी हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने वहां पर लालटेन जलाना शुरू कर दी है। शाह साहब ने कहा कि आप लोगों ने ठीक किया है। इस तरह से नाना जी बताते हैं कि वो चकुतिया के लोग आए थे जिनके घर में एक ऐसी चुड़ैल आफत ने बसेरा करना चाहा था जो पूरे पूरे घरों को वीरान कर देती है। इसीलिए नाना जी ने हमेशा हमें कहा कि मगरिब के बाद अंधेरा नहीं करना, घरों में लाइटें जला कर रखनी है। कोई अगर ऐसा हिस्सा है जहां पर आपका आना जाना नहीं है, उसकी लाइट जलने दे। सोते वक्त उनको आयतल कुर्सी पढ़कर उसके बाद लाइट को बंद कर दे, ताकि कोई भी मखलूक जो है वहां पर अपना बसेरा ना कर ले। जिस भी जगह को इंसान वीरान कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वहां पर फिर जिन्नात अपना बसेरा कर लेते हैं। जिन्नात ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर अंधेरा होता है, जहां पर अल्लाह पाक की पाक कलाम को नहीं पढ़ा जाता, कुरान पाक को नहीं पढ़ा जाता, नमाज को नहीं पढ़ा जाता। फिर वो ऐसे जो जिन्नात होते हैं, जो ऐसी मखलूक़ात होती हैं, उनकी वो जगह बन जाती है और वहां पर वो अपना बसेरा भी कर लेते हैं। ये हमें नाना जी ने कहानी बताई। हम लोगों के अपने घर में एक ऐसा कमरा था जिसके अंदर हम लोग आते जाते नहीं थे, उसकी लाइट भी बंद रहती थी। जब भी नाना जी आते थे उसकी लाइट बुझने नहीं देते थे। रात को सोते वक्त वो खुद आयतल कुर्सी पढ़कर उसकी लाइट बंद करते थे और उस कमरे को जैसे अल्लाह के सुपुर्द करके आके सोते थे। फिर हम लोगों ने भी नाना जी की बात पर अमल किया और उस कमरे की लाइट जलानी शुरू कर दी। हमेशा नाना जी कहते हैं मगरिब की अज़ान के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपने घरों की लाइटें जलाएं, दरवाजे खुले बंद करें, ताकि ये मखलूक़ात बसेरा न कर लें। तो ये नाना जी की एक कहानी थी। वो शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि बुजुर्गों की हर बात एक नसीहत होती है, क्योंकि वो एक तजर्बे से होकर गुजरे होते हैं। बाज़ औक़ात तो हम उनकी बातों पर अमल करते हैं, मान लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभार वो बातें जहन से निकल भी जाती हैं। लेकिन कोशिश किया करें ऐसी बातें जो हमारे फ़ायदे की हैं, जो हमारे भले की हैं, उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी का, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह से नाना जी की कहानियों को आप लोग जैसे पसंद करते हैं पसंद करें। मुझे अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। जो लोग चैनल को विजिट करते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है और खुशी होती है। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।